एम्पियर के सर्किटल लॉ में आज की क्लास का जो एप्लीकेशन है उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप हमें ये बताओ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, और इज के बाद आंसर आपको यहाँ फिल करना है। अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में होता है तो यहाँ पे मुझे लीनियर फिल करना चाहिए। अगर लेंथ में कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है क्वांटिटी तो लीनियर बन गई। कोई भी क्वांटिटी हो आपके पास, एक कोई क्वांटिटी है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई? लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर वो क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एरिया में तो हम बोलेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन सुपरफिशियल है। एरियल भी कह सकते हो आप, सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वॉल्यूम में तो फिर आप कहोगे कि ये तो आपका कैसा है? वॉल्यूमेट्रिक है। तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? अच्छा, तीनों ही अगर हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेंथ में हुआ तो लीनियर, एरिया में हुआ तो सुपरफिशियल और वॉल्यूम में हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक। तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है? अगर तीनों ही होता है तो हमें यहाँ लिखना चाहिए मे बी लीनियर या मे बी सुपरफिशियल या मे बी वॉल्यूमेट्रिक। अगर केवल लेंथ में होता है डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें लीनियर लिखना चाहिए, केवल एरिया में होता है तो सुपरफिशियल लिखना चाहिए, ओनली वॉल्यूम में होता है तो वॉल्यूमेट्रिक लिखना चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसा होता है? आज की क्लास का जो एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेशन है वो इस फंडे पर बेस्ड है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? जबकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो तीनों होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में भी हो जाता है, एरिया में भी हो जाता है और वॉल्यूम में भी हो जाता है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी तीनों में हो जाता है, लेंथ में भी हो जाएगा और एरिया में भी हो जाएगा और वॉल्यूम में भी हो जाएगा। तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब भी हमारे पास करंट आएगी, करंट होगी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मटेरियल में, किसी भी मटेरियल में? बोलो यार, कोई वो थोड़ी ना एग्जाम नहीं है जो आप गलत आंसर दोगे तो जीरो मिल जाएंगे। लीनियर, एक आंसर आ रहा है लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक के लिए तो कोई नहीं जा रहा है, वॉल्यूमेट्रिक भी है। यानी कि इस क्लास के अकॉर्डिंग तो फिर ये तीनों होना चाहिए। आंसर है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। अब क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? चार्ज फ्लक्स। जो चार्ज फ्लक्स होता है ना वही तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और जो फ्लक्स होता है वो हमेशा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो फ्लक्स है वो एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी होती है। जैसे ही आपको किसी के नाम में फ्लक्स समझ में आए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कनेक्ट होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सिमिलरली यहाँ पे है चार्ज फ्लक्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या थी? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन थी किसी भी एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 सेकेंड में जो चार्ज की क्वांटिटी आती है या फिर जाती है या दोनों करती है, उसको हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली जो है वो चार्ज फ्लक्स होता है, और फ्लक्स का मतलब हो गया कि क्वांटिटी हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? एरिया में। जैसे अगर कोई ये एरिया हमारे पास है
और यहाँ से 1 सेकंड के अंदर पता चला कि 4 कूलाम चार्ज इधर गया है, उसी 1 सेकंड में 10 कूलाम भी गया है, उसी 1 सेकंड में 5 कूलाम इधर गया है। तो पूछा गया कि 1 सेकंड में कुल कितना चार्ज है। तो जाने वाला कितना है 14, आने वाला कितना है 5, तो टोटल कितना हो गया 14 - 5, क्योंकि जाने वाले और आने वाले पे क्या लगता था साइन, एक लगता था प्लस तो दूसरा क्या लगता था माइनस। तो यहाँ पे आ गया 14 - 9 यानी कितना 9। तो ये 1 सेकंड का जो ये चार्ज आया ना, यही तो इलेक्ट्रिक करंट है। और इसलिए याद रखो कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा कैसा होता है, सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल को अगर आप एरियल कहते हो तो गलत नहीं है, एकदम सही बात है। जनरली हम लोग जो है सुपरफिशियल टर्म्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर है ना ये बात। तो अब आज की क्लास का जो एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन जरा वो देखो क्या है। हमारे पास में यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है और इस सिलेंडर में जो करंट है वो I है, हैविंग करंट I। तो हमें B फॉर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको B मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आउटसाइड पॉइंट पर, क्योंकि ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट ने ये होप दे दी थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड के सिलेंडर में है तो सिलेंडर के बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और सिलेंडर की सरफेस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो ये है आज की क्लास का एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेशन नंबर। कितने एप्लीकेशन कर चुके हैं, 3 कर चुके थे लास्ट क्लास में, 4th नंबर है। नोट करिए, यहां से अपनी इस क्लास स्टार्ट करिए, इस जगह से। तो क्वेश्चन अभी भी बोर्ड पर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर ये बना लिया गया, सॉलिड सिलेंडर। अब इसमें करंट है, I करंट है, तो ये इसमें करंट हो गई, I करंट है। इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ये इसकी एक्सेस है सिलेंडर की। तो ये जो करंट I है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो करंट I डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगी, एरिया में होगी, क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया है कि करंट हमेशा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया, पाई आर स्क्वायर जो एरिया है उसमें कितनी करंट है, I है। भाई आपके सिलेंडर का जो ये वाला एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट को 2 चीज़ें पूरी करनी है, एक तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना है और हमेशा जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना है उस एरिया के साथ में 90 भी बनाना है। तो आपके लिए केवल यही एरिया तो है जहां पर मैंने अभी लाइनें बनाई हैं कि करंट ये है, तो इस करंट के सामने जो 90 डिग्री के साथ एरिया है वो यही वाला तो हुआ, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस एरिया पर होगा, ठीक है ना। तो अब इस एरिया पे जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो हमने लिखा कि इस एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर एरिया में कितनी करंट है, I। तो 1 एरिया में कितनी करंट होगी, I अपॉन पाई आर स्क्वायर। और इसी 1 एरिया की करंट को हम लोगों ने क्या कहा था, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी, 1 एरिया पर करंट। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू हो गया, J से आप लिख के आए हो इसको पाई आर स्क्वायर। करंट कभी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, करंट कभी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, करंट हमेशा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो भी कौन सा एरिया, जो उसके साथ 90 डिग्री पर हो। तो जो सॉलिड सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है
और ये जो आप एरो देख रहे हो करंट का, तो इस करंट के साथ जो 90 डिग्री वाला एरिया है वो यही है। तो करंट आई का बंटवारा इसी एरिया में हुआ है और वन एरिया की करंट को करंट डेंसिटी कहते हैं। अब हमको काम दिया गया है कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो ये रहा मेरा पॉइंट आउटसाइड। यहाँ पे कंपास रख दिया और जो ये मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, चुंबक की जो सुई रखी गई है, तो इसलिए रखी गई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स लगाएगी, तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, पता चल जाएगा कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इस आउटसाइड वाले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, यही पता लगाना है। तो एम्पियर का सर्किट लॉ कहता है कि जिस जगह पर आपको कैलकुलेशन करनी है, एम्पीरियन लूप हमेशा वहां से ही गुजरनी चाहिए। तो इस समय जो ये आउटसाइड वाला पॉइंट है वो सिलेंडर की एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है, ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है। ये जो लंबी सी लाइन आप देख रहे हो, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो अब एक्सपर्ट्स ने कहा कि एम्पीरियन लूप बनाओ जिससे कि थ्रेडिंग करंट्स आ जाए। तो एम्पीरियन लूप हमने बनाया, वो भी सर्कल जैसा बनाया। इस पर भी अच्छी खासी लास्ट वाली क्लास में डिस्कशन हो चुका है कि क्यों हमसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एम्पीरियन लूप ऐसा बनाओ। तो यहां पे सर्कल जैसा एम्पीरियन लूप बन गया। जिस जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, जरा देखते हैं कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो स्ट्रेट है, ये सिलेंडर आपका स्ट्रेट है और स्ट्रेट के केस में थंब करंट के साथ हो जाता है और सारी की सारी फिंगर्स उस तरफ इशारा करती हैं जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है। और फिर आप फिंगर्स की कर्लिंग कर लीजिए, तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे कर्लिंग की, तो यानी इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? करंट वायर बनाएगा। सॉरी, करंट वायर नहीं, करंट का सिलेंडर है ये। अब हमें एम्पीरियन लूप में चक्कर लगाना होता है। तो एम्पीरियन लूप में हम चक्कर लगाते हैं तो चाहे जैसे चलें, चाहे क्लॉक में चलें या फिर एंटी क्लॉक में। तो फिलहाल हम यहाँ पर चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। इस एरो को बनाते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं लिख देता हूँ मूवमेंट। हम एम्पीरियन लूप में ऐसे घूमेंगे। तो जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसी पॉइंट पर हमने लेंथ वेक्टर ले लिया और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो आपके मूवमेंट की होती है। जैसे आप इस एम्पीरियन लूप में इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? वही होगी। और कहां पर हम लोग लेंथ वेक्टर ले लें? जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। भाई आप तो एम्पीरियन लूप में लेंथ वेक्टर कहीं भी ले सकते थे, लेकिन इस समय जो वीआईपी है वो कौन है? ये है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहीं पर फील्ड चाहिए तो यहीं पर क्या लेना है? लेंथ वेक्टर। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और लेंथ वेक्टर आपस में कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है। तो अब जो है आप एम्पियर का सर्किट लॉ लगा दीजिए। तो एम्पियर का सर्किट लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन क्लोज वाला, तो इसको लिखने का तरीका है B.dl। इसी को पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल। ये बराबर होता है म्यू नॉट इनटू थ्रेडिंग करंट्स। थ्रेडिंग करंट्स वो करंट्स होती हैं जो कि एम्पीरियन लूप को पेनिट्रेट करते हुए चलती हैं। तो जो ये एम्पीरियन लूप हमने बनाई है, क्या ये आई करंट उसको थ्रेडिंग में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो थ्रेडिंग करंट्स कितनी है? आई है। अब यहां पे इसको ओपन करो तो मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ डीएल और कॉस 0। अगर आप में से कुछ लोग जो है एग्री नहीं करते हैं कि मूवमेंट ऐसा है, उल्टा करते हैं, तो भी आंसर वही आएगा। लास्ट वाली क्लास में बहुत कुछ इससे मिलता जुलता है केस हो चुका था उस समय, लेकिन वायर कैसा था? स्ट्रेट था। और यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट सिलेंडर है, सॉलिड वाला। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन BDL cos 0 1 हो गया म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर किया क्योंकि
जिस लोकेशन पर हम डटे हुए हैं वो बदलेंगे नहीं। तो अगर इस लोकेशन पे हम अपने आप को फिक्स कर रहे हैं तो फिर इस लोकेशन पर आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर उसको रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अकेले डीएल का मतलब है छोटा सा लेंथ, और पूरे इंटीग्रेशन का मतलब है पूरे एम्पीरियन लूप की लेंथ। तो जो तुमने एम्पीरियन लूप लिया है वो कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कुलर वाले एम्पीरियन लूप की लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो म्यू नॉट आई, तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट के साथ 2 पाई और i के साथ r। लेकिन हमको फ्रिक्वेंटली याद है म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो नीचे भी 2 ले आए, ऊपर भी 2 ले आए। तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। देखने में आया कि आउटसाइड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डिस्टेंस r, ये b और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो जब दो लोगों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है तो ग्राफ ऐसे ही होता है जैसा बनाया मैंने। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पर होता, भाई अगर आप कंपास को यहां रखते हैं, जो मैग्नेटिक निडल है वो यहां रख दी जाती, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी होती वो कहाँ निकालनी होती है, सरफेस पर। तो जैसे ही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये बनता तो ये वाला स्मॉल आर क्या बन जाता, कैपिटल आर बन जाता। तो अगर हम सरफेस पर जाते हैं, बी सरफेस पर, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बी सरफेस पर निकलेगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई कैपिटल आर। तो सरफेस पर बी निकालने के लिए हमें स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या ले लेना है, कैपिटल आर। अब हमें जाना होगा इनसाइड पर, तो इनसाइड वाली कैलकुलेशन भी करते हैं, पहले इतना नोट करिए आप। सॉलिड ज्योमेट्री की सरफेस से आप इनसाइड की तरफ चलिए और फिर कुछ देर बाद आप पूछते हैं कि बताइए अब हम कहाँ पर हैं। तो आंसर है कि जिस सॉलिड ज्योमेट्री से आपने स्टार्ट किया था आप वहीं पर हैं। जैसे देखो भाई, ये हमारी अर्थ है, अर्थ है, तो अर्थ सॉलिड स्फेयर है, तो ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, सॉलिड स्फेयर। ज्योमेट्री का नाम हो गया सॉलिड स्फेयर। आप एक ऐसी ज्योमेट्री में जो गोले जैसी है। अभी आप यहां पर हैं, सरफेस पर हैं, तो आपसे हमने पूछा या आपने हमें बताया कि सर देखिए इस समय हम स्फेयर की सरफेस पर हैं। फिर आपने यहां से अंदर आना शुरू किया। नो डाउट आपको एक गड्ढा यहां बनाना पड़ेगा। अब आप यहां पहुंच गए, तो अभी भी आप कहां पर हैं, स्फेयर में ही है, लेकिन अब वो स्फेयर क्या हो गया, छोटा हो गया है। फिर आपने जो है और आगे अपने आप को मूव किया, यहां पहुंचे, अभी भी आप कहां पर हैं, स्फेयर पे हैं। यही हम बोल रहे हैं कि अब स्फेयर और छोटा हो गया, लेकिन हैं तो आप स्फेयर में ही है ना। तो आपकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, स्फेयर से, तो अभी भी आप कहां जा रहे हैं, स्फेयर पे ही। सॉलिड ज्योमेट्री में वो जिस भी शक्ल की ज्योमेट्री है, वहां से जब आप मूव करते हैं टुवर्ड्स द इनसाइड, तो आप उसी ज्योमेट्री में होते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। हाँ, पैरामीटर्स बदलते जाते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में लगातार रेडियस क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। तो हमारे पास में सिलेंडर है, वो भी सॉलिड है। ये रहा सॉलिड सिलेंडर, ये इसकी एक्सिस है, रेडियस कैपिटल आर है। करंट इसके पास में आई है, तो इसके पास जो करंट है वो आई वैल्यू है। अब हम अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को यहां ले आए हैं। देखो पहले हम यहां थे, उसके पहले हम बाहर थे, आउटसाइड थे। तो पहले अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड था, उसके बाद में फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पर आया। तो अब हम इनसाइड आ गए। सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये मिली है, स्मॉल आर की जगह बस कैपिटल आर हो गया।
तो जब हम इनसाइड हैं तो हम कहां पर हैं? हम अभी भी सिलेंडर पे ही तो हैं, लेकिन अब हम किस सिलेंडर पर हैं? हम एक नए सिलेंडर पर हैं जिसकी रेडियस कैपिटल आर से क्या है? कम है। तो जो नया सिलेंडर जहां हम हैं, जरा उसको हाईलाइट करते हैं। नया सिलेंडर ये रहा, ये है वो नया सिलेंडर जहां पर हम हैं, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ये रहा वो नया सिलेंडर। अगर आप ये बताते हो कि एक्सिस से आप r डिस्टेंस पर हैं, तो आपके नए सिलेंडर का रेडियस क्या हो गया? स्मॉल r। बोलो। और जो सरफेस पर है वो किस रेडियस के सिलेंडर पर है? कैपिटल R। तो अब आप इस सिलेंडर पर हैं जो इस समय ब्लैक वाले मार्कर से डॉटेड में हाईलाइट किया जा रहा है। इस सिलेंडर पे आप हैं। तो ये आपकी जो आई करंट है वो कहां है? आई करंट तो है कहां पर? पाई आर स्क्वायर एरिया पर। लेकिन जो अपना ये इनसाइड वाला सिलेंडर है, यानी ये, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? इसका एरिया तो होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां तो आई करंट होगी नहीं, यहां तो कुछ और होगी। तो निकाल लिया जाए। देखिए कैसे कि पाई आर स्क्वायर एरिया हैविंग द करंट आई, तो वन एरिया पे कितनी हो जाएगी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसके पास कितनी करंट होगी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो चलो मान लेते हैं कि जो ये जिस सिलेंडर पर अभी हम हैं, जरा देखना एरो कहां बनाया मैंने। आई करंट का एरो तो ये रहा जिसने पूरा का पूरा सिलेंडर कवर किया है, लेकिन इस वाले एरो ने केवल किस सिलेंडर को कवर किया है? जहां पर हम हैं, जहां पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। और मान लिया कि ये जो करंट है वो आई डैश है। तो देखो आई डैश निकल चुका है। आई डैश की वैल्यू कितनी है? आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बोलो भाई। इस जगह पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब जो ये अंदर वाला सिलेंडर है ना, उसको मैं थोड़ा सा बाहर कर दे रहा हूं, जिससे हम केवल 100% उसी पर फोकस कर पाए। तो जो अंदर वाला सिलेंडर है स्मॉल आर रेडियस का, मैं उसको बाहर करता हूं। तो ये अंदर वाला सिलेंडर बाहर कर देता हूं। मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया है, तो यहां पर भी वही कॉपी कर लिया जाए। ये रहा अंदर वाला सिलेंडर। ये है एक्सिस, ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां 2 क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिए। अच्छा, इस अंदर वाले सिलेंडर पे जो करंट है वो कितनी मानी गई है? आई डैश। और आई डैश की वैल्यू निकाली जा चुकी है। ये रहा आई डैश। तो जिस जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एम्पीरियन लूप को हमने वहीं से पास करा दिया। और एक बार फिर से लॉजिकल वे में बहुत सारा डिस्कशन लेने के बाद तब कहीं जाकर के एक्सपर्ट्स इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपको एम्पीरियन लूप कब कैसी बनानी चाहिए। तो ये देखिए मैंने एम्पीरियन लूप बना डाली है। कैसी बनाई है? सर्कल जैसी। और ये स्मॉल आर है भाई, स्मॉल आर दिख रहा है आपको? इस जगह पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो हिस्सा भी हाईलाइट करते हैं अलग से। तो जो एम्पीरियन लूप है वो ये है, ये है एम्पीरियन लूप। ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। करंट कैसी है? करंट तो ऐसी है आई डैश, करंट तो आई डैश ऐसी है। चलो जरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें एक बार फिर से राइट हैंड लगा के। स्ट्रेट वायर में अंगूठा कहां सेट होता है? करंट के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रेट की सिचुएशन है, तो फिंगर की कर लें। तो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक बार फिर से सेट हो गई है। और हम इस लूप में कैसे घूमेंगे ये अपना जो है खुद का पर्सनल मामला है, आप डिसाइड कर लो। तो हमने कहा हम लूप में ऐसे चलेंगे।
लूप में आप जिस तरीके से टहलते हैं डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी वैसी ही होती है, और डीएल वेक्टर हमेशा वहां लो जहां ऑब्जर्वेशन चल रहा है। तो लीजिए इसी जगह पर हमने डीएल वेक्टर भी ले लिया, डीएल वेक्टर, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे थे तो डीएल वेक्टर भी ऐसे ही आ गया। एक बार फिर से दोनों लोग कैसे हैं, सेम इन डायरेक्शन, लगा दिया जाए एम्पियर का सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, थ्रेडिंग करेंट्स कौन हो है, आई डैश, वो करंट जो एम्पीरियन लूप को पेनिट्रेट करते हुए चलती है, एम्पीरियन लूप में छेद बनाते हुए निकलती है, दैट इज कॉल्ड द थ्रेडिंग करेंट्स। तो यहां पे आप फिर से मूव करोगे तो आप लिखोगे मॉड ऑफ बी माने बी, मॉड ऑफ डी एल माने डी, और आगे क्या आएगा कॉस जीरो और म्यू नॉट, और आई डैश की वैल्यू है आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने ले लिया अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पे यूज कर लिया है इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। फिर डिसाइड हो चुका है कि हम यहीं पर बने रहेंगे, हम इसी जगह पर हैं इस समय। तो आर अपना स्मॉल आर फिक्स हो गया, स्मॉल आर फिक्स हो गया तो बी भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। बाहर करो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, बी फॉर बी। नाउ दिस मीन्स एम्पीरियन लूप की टोटल लेंथ, या ये जो डॉटेड देख रहे हो ये एम्पीरियन लूप है, अलग से भी जो देख रहे हो एम्पीरियन लूप है, तो कितनी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। तो ये आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये वाला स्मॉल आर यहां के एक आर से कैंसिल हो जाएगा। रीसेटिंग बनाइए तो रिजल्ट आपको मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट के साथ 2 पाई, इधर वाला 2 पाई सेट कर दिया, ये आर इससे आर कैंसिल हो गया, तो यहां रह गया आई बाई कैपिटल आर स्क्वायर, साथ में स्मॉल आर। एक फ्लो है हम लोगों का म्यू नॉट बाई 4 पाई लेने का, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 4 पाई 2 आई बाई आर स्क्वायर, और ये आया स्मॉल आर। ये था इनसाइड का मामला। और इनसाइड के मामले में अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का और स्मॉल आर का रिलेशन दोस्ती वाला है, बी इनसाइड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। भाई हम इनसाइड में जाएंगे तो हम में से कोई यहां भी तो हो सकता है, और यहां से यहां भी तो हो सकता है, और कोई अगर यहां पहुंच गया तो स्मॉल आर क्या हो गया 0। तो सिलेंडर की एक्सिस पर अगर आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रही है 0। और जब दो लोगों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये रहा इनसाइड वाला केस, ठीक है। तो अब आप बताइए कि 3 केस हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किए, आपके पॉइंट वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, इनसाइड वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखा जा चुका, लेकिन यहाँ पे एक अलग हेडिंग डाल दें, अलग हेडिंग डाले जो मैं लिख रहा हूं उसको जरा फॉलो करें। कैलकुलेट एज ए हेडिंग लिखें, इसको क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कॉमा इनसाइड करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर को अंडरलाइन कर दें, करंट कैरिंग अंडरस्टूड है, दिखाई दे रहा होगा आपको लिखा हुआ वहां पर, करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। तो अब ये अलग क्वेश्चन आया, आपके एम्पियर सर्किटल लॉ में अगर वो बाहर पूछता है तो बाहर वाला केस कर देना, और सरफेस पर पूछता है तो केस कौन सा करना, बाहर वाला, और स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख देना, कैपिटल आर, सरफेस का बन जाएगा। इनसाइड के लिए फिर अलग से तैयारी करना। तो इनसाइड के केस में
आप पहले नंबर पे ये डायग्राम बनाओ, पहले नंबर पे ये डायग्राम बनेगा, दूसरे नंबर पर ये डायग्राम बनेगा, तीसरे नंबर पर ये डायग्राम बनेगा, और फिर आप ये वाली इंफॉर्मेशन नोट करोगे चौथे नंबर पर। उसके बाद यहां से स्टार्ट करोगे, पांचवें नंबर से, यहां से, समझ गए ना? यहां से स्टार्ट करोगे और कहां आके कंप्लीट होगा, इस जगह पर। तो पहले आप 1 2 3 4 तो फॉलो करो सीक्वेंस। 1 नंबर पे डायग्राम, सेकंड नंबर पे भी डायग्राम, थर्ड नंबर पे भी डायग्राम, और फिर फोर्थ नंबर पर ये इंफॉर्मेशन जहां पे आपने आई डैश निकाला है। कौन कौन से फार्मूले? रिजल्ट न्यूमेरिकल अगर करने हैं तो हमारे काम की चीज केवल ये है कि फॉर सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर, फॉर सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर बी आउट का फार्मूला आया था μ0/4π I/r, 2I/r, ये आया था आउट का फार्मूला। तो यहां से पता चला था कि आउट वाली जो फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बी सरफेस का फार्मूला आया है, बी सरफेस का फार्मूला आया है μ0/4π 2I/R, और ये देखो कांस्टेंट है भाई, बी सरफेस का जो हालचाल है वो कांस्टेंट है। चेक द सिचुएशन, हाँ या ना? भाई आपके उस सिलेंडर में जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो बदल नहीं सकती, और फ्लोइंग करंट भी बदल नहीं सकती। तो सरफेस पर जो बी है वो कांस्टेंट होता है, और जो बी इनसाइड आया है, इनसाइड वाला बी आया है μ0/4π 2I/r², और साथ में स्मॉल आर। तो इनसाइड वाला बी जो है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ आपको ये भी मैसेज मिला कि अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को से एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे ले आएंगे तो फील्ड क्या बन जाएगी, 0। चलिए स्टार्ट करते हैं इनसाइड से। तो ये हमने यहाँ पे स्मॉल आर बनाया और ये हमने बी बना लिया। तो स्मॉल आर बराबर 0, यानी हम कहाँ पर हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर है, एक्सेस पर। तो जब स्मॉल आर बराबर 0 तो बी भी क्या होगा, 0। फिर हमने वहां से बाहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो जब हम इनसाइड से चलेंगे तो स्मॉल आर के साथ रिलेशन कैसा है, प्रोपोर्शनल का। तो लाइन हमको मिलेगी स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट लाइन मिली, ये आ गया बी इन प्रोपोर्शनल टू आर। धीरे धीरे हम एक्सिस से मूव करते करते कहां पहुंच गए, सरफेस पर पहुंच गए। जब हम सरफेस पर पहुंच गए तो उस समय जो स्मॉल आर है किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। ये लीजिए हम बी सरफेस पर आ गए, और बी सरफेस का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। फिर यहां से हम बाहर निकल गए, जब बाहर निकल गए तो रिलेशन कैसा है, इनवर्स का प्रोपोर्शनल। तो अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो आर होगी वो कैसी होगी, लाइक दिस, 1/r। नोट करिए। तो अगर हम न्यूमेरिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फार्मूला हमारी हेल्प करेंगे। अगर हम थ्योरी के क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये ग्राफ बड़ी हेल्प करने वाला है कि एक्सिस से सरफेस तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे वेरी करती है। आप कहोगे लीनियरली, स्ट्रेट लाइन मिली है ना, तो लीनियरली बदलती है। और बाहर आने के बाद कैसे बदलती है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिली है तो कहेंगे नॉन लीनियरली। जब किसी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ना हो तो उसको कहा जाता है नॉन लीनियर। तो बी का बाहर जाने के बाद बी का और आर का जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है। अंदर से सरफेस तक में लीनियर है, सरफेस में कांस्टेंट है।